बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हमने चैप्टर जो स्टडी करना है ना वो यूएचएस का यूनिट नंबर 6 है और वो है बायो एनर्जेटिक्स का। जो हमारे पास यूनिट नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स रह गए ना वो आपको एक ही लेक्चर के अंदर कवर करवा दिए जाएंगे, क्योंकि वो जनरल ओरिएंटेशन है और उसके अंदर कुछ जनरल चीज़ें हैं वो एक ही लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे और इसी वीक में जो है वो हम किसी एक दिन उसको कवर कर लेंगे। बायो एनर्जेटिक्स जो चैप्टर है इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि वो एक ब्रांच जो एनर्जी रिलेशनशिप को स्टडी कर रही है और साथ में एनर्जी कन्वर्जन को स्टडी कर रही है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, उसको हम बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपने पढ़नी है वो है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म को हम कहते हैं कि ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। क्या है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म को हम कहते हैं कि ये क्या है? बेसिकली एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है वो टूटकर कौन सी सब्सटेंसेस बनाती हैं? दे एक्चुअली फॉर्म द सिंपलर सब्सटेंसेस। और एनाबॉलिज्म को हम कहते हैं इसके अंदर सिंपलर सब्सटेंसेस ज्वाइन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनाबॉलिज्म है इसके अंदर हम कहते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एग्जाम्पल देखें आप कैटाबॉलिज्म की और एनाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज जो है वो टूटता है और टूटने के बाद क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन करते हैं और बनता क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो ये आपने याद रखना है कि कौन से प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, कौन से प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायर होती है, कौन सा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कौन सा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसके बाद बेटा हम एक चीज को डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है जिसको हमने डिस्कस करना है उसके अंदर हम देखते हैं कि कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है। और साथ ही एटीपी से रिलेटेड जो एक पॉइंट जो है एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। हमने अभी बेटा पढ़ा कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से रिलेटेड ना आप पढ़ते हो एटीपी को। लेकिन जब एटीपी टूटता है तो क्या बनता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ना इसे हम कहते हैं कि हाई एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। हाई एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है जब ये रिलीज हो रहा होता है। तो देखिए जब एटीपी टूट रहा है ना तो हमने कहा जब टूटने का अमल होता है तो वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। तो एटीपी का टूटना हम कहते हैं कि ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसे आप कौन से प्रोसेस के अंदर कंसीडर करते हो? कैटाबॉलिज्म के अंदर। और एनर्जी क्या रिलीज हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब जब एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है तो उससे क्या बनता है? एटीपी बनता है। और इस दौरान हम कहते हैं कि एनर्जी आपको क्या होगी? रिक्वायर होगी जिससे एटीपी बनेगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है? एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। तो हम कहते हैं कि एटीपी इज एक्चुअली लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये एक लिंक है। भाई बेटा बात समझ। हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनसेशन पॉइंट की तरफ कि व्हाट इज द कंपनसेशन पॉइंट। देखिए आप दो प्रोसेस को स्टडी करते हैं,
एक को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का और एक को आप नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो हम कहते हैं कि ये जो दो प्रोसेस है ना, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के रिवर्स है, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब बेटा किस तरह से एक दूसरे के रिवर्स है, आपने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। बनता क्या है हमारे पास, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने यहाँ पर, क्योंकि आप बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो वाटर आपको दोनों साइड पे आएगा, मैंने इक्वेशन को सिंपल करके ये बना दिया कि 6 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना, 7 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हुए। तो ये कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन हो रही है, वाटर की यूटिलाइजेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जनरेशन किस चीज की हो रही है, ग्लूकोज की जनरेशन हो रही है। अगर आप इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ब्रेक डाउन होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है बेटा, तो इसकी ब्रेक डाउन होगी तो साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। देखिए वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये जो हमारे पास इस ग्लूकोज के टूटने का अमल है, इसे हमने कहा कि ये क्या है, कैटाबॉलिज्म है। ऊपर ग्लूकोज के बनने का अमल था फोटोसिंथेसिस में, उसे हमने कहा कौन सा प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। ठीक है बेटा, तो एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर आपको एनर्जी रिक्वायर होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज हो रही होती है। अब देखिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, वो डे के अंदर पीक पे होता है, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये दिन में भी होता है, रात को भी होता है। ठीक है, अभी हम अर्ली इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस पीक पे दिन में है, सेलुलर रेस्पिरेशन दिन में भी हो रहा है, रात को भी हो रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जिसे आप कहते हैं डॉन एंड डस्क, यानी कि शाम का वक्त, सूरज गरूब होने के करीब है इस वक्त। तो उस वक्त हम कहते हैं कि एनर्जी released by cellular respiration is just equal to the amount of energy utilized बाय द फोटोसिंथेसिस। तो वो जो एक पॉइंट होता है ना, जहां पर हम कहते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं, ये जो है वो कंपनसेशन का पॉइंट है। और ये कब है, ये डॉन एंड डस्क पे। हम बार बार बात किए जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या, फोटोसिंथेसिस जो है वो कब हो रहा है, तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं इट इज एक्चुअली द रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। उसके रिजल्ट में बनता क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली रिड्यूस्ड टू द ग्लूकोज, रिडक्शन हुई, एंड वाटर इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज्ड टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हुई। तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एट अ टाइम एक ही रिएक्शन के अंदर हो रही है, तो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली द रेडॉक्स प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो हम कहते हैं कि अगर आप फोटोसिंथेसिस की टाइप्स देखें ना, तो उसमें एक डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है,
एक लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। एक लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है तो एक डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। जो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है इट कैन अकर इन द, बेसिकली हम कहते हैं कि इसको ना लाइट की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती, बट वी कैन से कि इट कैन अकर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब लाइट की मौजूदगी का होना या ना होना डार्क रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है विच डजंट यूटिलाइज द लाइट एनर्जी। इस वजह से हम कह रहे हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो फिर ऐसी कौन सी एनर्जी को यूटिलाइज करता है वो आपको अंदाजा होगा अभी। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो सनलाइट को इस्तेमाल कर रहा होता है। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का होना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का होना। क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स? हम कहते हैं ऐसे बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, उन्हें हम कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। प्रेजेंट किधर होते हैं? दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये लोकेशन आपने याद रखनी है, अभी आगे भी आएगी ये लोकेशन। कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? तो हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ना बेसिकली दो तरह के हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं? कुछ को हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और कुछ को हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली द एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मेन पिगमेंट एंड एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, आखिर क्या फर्क होता है और क्या एग्जांपल है? मेन पिगमेंट हम कहते हैं ऐसे पिगमेंट है विच आर इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट। एक्सेसरी पिगमेंट को हम कहते हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट, रेदर दे ट्रांसफर एनर्जी टूवर्ड्स मेन पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट ऐसे पिगमेंट होते हैं जो बेसिकली लाइट एनर्जी को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ट्रैप करते हैं, but they are not involved in the direct utilization of sunlight, rather they are actually involved in the transferring of sunlight towards the main pigment, for which purpose हम कहते हैं कि ये इस वजह से ट्रांसफर कर रहे होते हैं क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रम को ब्रॉडन होना होता है। ठीक है, तो एक्सेसरी पिगमेंट कौन कौन से हैं, मेन पिगमेंट कौन कौन से हैं, पहले मैं जनरली बता देता हूं कि जो क्लोरोफिल होता है ना वो मेन पिगमेंट होता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स के अंदर हम कहते हैं कैरोटीनाइड्स है। उन कैरोटीनाइड्स के अंदर एक तरह के हमारे पास है कैरोटीन्स और दूसरी तरह के हमारे पास है ज़ैंथोफिल। कौन कौन से हैं? एक कैरोटीन्स है और दूसरे कौन से हैं? ज़ैंथोफिल है। जो कैरोटीन्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये रेड टू ऑरेंज कलर के हैं। जो ज़ैंथोफिल है इसे हम कहते हैं ये येलो टू ऑरेंज कलर है। कलर आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। कैरोटीन्स जो है वो रेड टू ऑरेंज कलर के, ज़ैंथोफिल येलो टू ऑरेंज। याद कैसे रखना है? ज़ैंथोफिल के स्टार्ट में एक्स आता है और एक्स के फौरन बाद अल्फाबेट्स में वाई है तो येलो है इसके अंदर।
येलो टू ऑरेंज कलर ज़ैंथोफिल के अंदर है और रेड टू ऑरेंज कलर किसके अंदर है, कैरोटीन्स के अंदर है। तो ये एसेसरी पिगमेंट है। एसेसरी पिगमेंट का काम क्या होता है, एक तो एक्शन स्पेक्ट्रम को ये ब्रॉडन कर देते हैं, ये लाइट को इकट्ठा करते हैं, देन दे ट्रांसफर द लाइट टुवर्ड्स द मेन पिगमेंट और फिर मेन पिगमेंट उस लाइट को डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहा होता है। देखिए क्लोरोफिल के अंदर भी ना आपको दो तरह के क्लोरोफिल मिलेंगे, एक है क्लोरोफिल ए, वैसे तो काफी सारे टाइप्स है जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, एक क्लोरोफिल ए है और एक क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल ए को कहते हैं कि ये मेन पिगमेंट है और जो क्लोरोफिल बी है इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल बी क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए क्या है, क्लोरोफिल ए इज एक्चुअली द मेन पिगमेंट। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में फर्क क्या होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर सबसे पहले हम कहते हैं कि क्लोरोफिल ए इज मेन while chlorophyll B is accessory pigment. Chlorophyll A is involved in the direct utilization of sunlight. While chlorophyll B is not involved in the direct utilization of sunlight, rather it transfer the energy towards the main pigment. जो chlorophyll A होता है ये ब्लू ग्रीन कलर का है और क्लोरोफिल बी जो होता है ना ये येलो ग्रीन कलर का है। देखिए कलर हम बता किस बात पे रहे हैं, ये जो हम पिगमेंट्स के कलर बता रहे हैं ना ये हम कहते हैं एक्चुअली वो कलर्स होते हैं विच आर रिफ्लेक्टेड। जो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा वो मास्क हो जाएगा, छुप जाएगा। जिस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे पिगमेंट्स तो वही कलर हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब है क्लोरोफिल ए का हम बता रहे हैं ब्लू ग्रीन कलर है तो ये ब्लू को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लोरोफिल बी का हम बता रहे हैं येलो ग्रीन कलर है तो इसका मतलब ये है कि ये येलो को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 7 आपको प्राइमरी कलर, वैसे तो हम कहते हैं कि हमें जो 3 है वो बेसिक प्राइमरी कलर्स नजर आते हैं, लेकिन ये जो 7 कलर्स हैं विप गोयर वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, तो ये जो आपको 7 कलर्स नजर आ रहे होते हैं ना हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे होते हैं। तो उनमें हमने कहा कि ब्लू ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल ए का है, येलो ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल बी का है। अब जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है ना इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर भी फर्क है। क्लोरोफिल ए को हम कहते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C75H72O5N4Mg। हमने क्या कहा, हमने कहा कि बेसिकली इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना वो C55H72O5N4Mg है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की तो इसे हम कहते हैं कि ये है C55H70O6N4Mg। रीजन क्या है, क्योंकि हम कहते हैं क्लोरोफिल ए के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है वो CH3 होता है। क्लोरोफिल बी के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जो आपको उसके हेड के लेवल पर नजर आ रहा होगा वो CHO है। इसी सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का आप डिफरेंस देख लें। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इधर भी है, कार्बन इधर भी है, दोनों को काट दें। हाइड्रोजन का फर्क देखें, इधर 3 है, इधर 1 है, यानी कि आपको किसके अंदर 3 में से 1 निकाल दें, 2 किस तरफ है, क्लोरोफिल ए के अंदर, यानी कि यहां पर 2 हाइड्रोजन एडिशनल है फंक्शनल ग्रुप में। यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब है ऑक्सीजन इधर एडिशनल है। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन इधर भी सेम, इधर भी सेम। नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप में नहीं है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। मैग्नीशियम इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। फर्क किसका आ रहा है, हाइड्रोजन का आ रहा है। हाइड्रोजन 2 इधर ज्यादा है, H72 है, इधर क्या है 2 कम होंगे, H70 है। इधर ऑक्सीजन 1 कम है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन नहीं है, इधर ज्यादा है, तो हमने कहा इधर O6 है, इधर O5 है। तो ये हम आसानी से जो है वो इस फंक्शनल ग्रुप से बता सकते हैं कि किस तरह से इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर डिफरेंस है। तो हमने कहा ये मेन पिगमेंट है, ये एक्सेसरी पिगमेंट है, ये डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट करवा सकता है, ये नहीं करवा सकता।
कलर का भी फर्क आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी फर्क आ गया, फंक्शनल ग्रुप का भी फर्क आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हमने देखा मेन पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट क्या है। हम देखते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल की, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको हेड भी नजर आएगा, टेल भी नजर आएगी। हेड कैसा होता है? हेड को हम कहते हैं हेड स्क्वायर है, हेड हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, फिलिक का मतलब है लविंग। हेड को हम कहते हैं, हेड जो है वो पोलर होता है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का। जो टेल है, टेल को हम कहते हैं कि टेल जो है वो लॉन्ग है, टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक हम कहते हैं, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब है रिपेलिंग। तो ये टेल जो होती है ना इसकी, ये वाटर रिपेलिंग है, इस वजह से हम कहते हैं टेल कैसी है, नॉन पोलर है। याद रखिएगा कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो डुअल नेचर का हो, हाइड्रोफिलिक भी हो, हाइड्रोफोबिक भी हो, उसे हम कहते हैं कि ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। तो क्लोरोफिल के बारे में हम कहते हैं कि ये भी एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। आगे बेटा बात समझ। हेड के बारे में देखें, हेड को हम कहते हैं कि ये जो है इसके अंदर पोरफायरिन रिंग होता है, ठीक है। और जो टेल होती है ना, टेल जो है वो फाइटोल रिंग से मिलके बनी हुई है। और जो फाइटोल रिंग होता है ना, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन टेल होती है, और हम कहते हैं कि ये बेसिकली जो है वो C20H39 है। हर जो पोरफायरिन रिंग होता है ना, वो फर्दर 4 पाइरोल रिंग से मिलके बना हुआ होता है। कितने पाइरोल रिंग से मिलके बना हुआ है? 4 पाइरोल रिंग से मिलके बना हुआ है। टेल कैसी है? टेल हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी है, और टेल के अंदर जो रिंग मौजूद है उसे हम फाइटोल रिंग का नाम देते हैं। हेड के अंदर जो रिंग मौजूद है उसे हम पोरफायरिन रिंग का नाम देते हैं। इट इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ द 4 पाइरोल रिंग। हेड बेसिकली कहां मौजूद होता है क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल का? इसे हम कहते हैं कि ये सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे है। जो टेल होती है ये एंटीरियर ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लेवल पर होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी का डिफरेंस क्या होता है? क्लोरोफिल ए के अंदर जो उसका हेड है, टेल है। आप देखें, आपने पढ़ा हुआ था कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसके अंदर और जो क्लोरोफिल ए है उसके अंदर काफी रिजेंबलेंस एग्जिस्ट करती है। फर्क क्या आता है? सेंट्रल एटम का आता है। इन केस ऑफ द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मैग्नीशियम मौजूद होता है। इन केस ऑफ द हीमोग्लोबिन आपने कहा कि जो सेंट्रल एटम है वो आयरन मौजूद होता है। ठीक है, वो एक सेंट्रल एटम का फर्क आ जाता है इन केस ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड इन केस ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब इस वजह से हम कहते हैं क्योंकि सेंट्रल जो पोरफायरिन रिंग होता है ना, पोरफायरिन रिंग के अंदर सेंटर में हेड के मैग्नीशियम मौजूद होता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट्स के लेवल पर तो क्लोरोसिस हो जाता है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से रिलेटेड पढ़ा। वो विजिबल लाइट है, और जो विजिबल लाइट होती है ना उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 380 to 750 नैनोमीटर। अब ये जो वेरियस पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, इसको आप मेजर कैसे करते हो? वी कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है विच एक्चुअली मेजर द रिलेटिव abilities of light absorbed by the pigments of different wavelength।
ये जो वेरियस पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से दो तरह के स्पेक्ट्रम नजर आते हैं। एक तरह के स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, और एक तरह के स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम का। अगर आप क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं ना, तो आपको अंदाजा होता है कि हमेशा क्लोरोफिल ए का जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है ना, इट इज हायर देन इट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? वेरियस पिगमेंट्स की जो लाइट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है ना, उसे हम कहते हैं ये उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और वेरियस पिगमेंट्स की जो इफेक्टिवनेस होती है, यानी कि आप कह सकते हो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो हम कहते हैं कि ये इसका एक्शन स्पेक्ट्रम है। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कौन करता है? मेन पिगमेंट करता है। इस वजह से जब आप एक्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे होंगे ना, तो इसका मतलब है क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम है। जब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं ना, तो वो हम कहते हैं ओवरऑल सबका आ जाता है। तो अब आप देखें क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम क्यों आखिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ज्यादा होता है? क्योंकि आपको पता है कि लाइट एब्जॉर्ब करते हैं सारे के सारे पिगमेंट्स, ऑल पिगमेंट्स, आइदर दे आर द मेन पिगमेंट, आइदर दे आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स, उन सब ने लाइट को एब्जॉर्ब करना है। लेकिन जो रिएक्शन परफॉर्म करना है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज एक्चुअली कैरिड आउट बाय द मेन पिगमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मेन पिगमेंट जो होता है ये आपको खुद भी बेसिकली लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी पिगमेंट से भी आपको लाइट को गैदर करता हुआ नजर आएगा। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ना, वो तो हम स्टडी करते हैं सिर्फ क्लोरोफिल ए का, लेकिन हम कहते हैं कि क्लोरोफिल ए का जब आप एक्शन स्पेक्ट्रम देखोगे तो बाकी भी पिगमेंट्स उसकी तरफ लाइट को भेज रहे हैं, तो इसकी वजह से उसका जो एक्शन स्पेक्ट्रम होगा हमेशा वो उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ज्यादा ही होगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। फिर आप देखते हो एक और बात कि जो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर पीक्स नजर आती है ना, वो कौन से दो पॉइंट्स के ऊपर नजर आती हैं? वो एक आपको नजर आएगी 430 नैनोमीटर के पॉइंट के ऊपर, और एक आपको नजर आएगी 670 नैनोमीटर के पॉइंट के ऊपर। क्योंकि एक एरिया जो है वो ब्लू वाला है और एक एरिया जो है वो रेड को शो करवा रहा है लाइट को। यहीं पर एक पॉइंट दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर कि जब आप इक्वल इंटेंसिटी की दो लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, एक है ब्लू और एक है रेड, देन देयर इज मोर फोटोसिंथेसिस इन द रेड। व्हाई? दिस एक्सपेरिमेंट इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड बाय अ साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था? T.W. एंजलमैन। और इसने स्पायरोजाइरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इसने क्या कहा था कि जब आप इक्वल इंटेंसिटी की दो लाइट प्रोवाइड करते हो ना, तो आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में ज्यादा नजर आता है। रीजन मैं आपको बताता हूं। उसकी आखिर वजह क्या है? क्लोरोफिल ए के बारे में हमने पढ़ा कि उसका कलर क्या होता है? ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का कलर क्या होता है? येलो ग्रीन। इसका मतलब ये है कि जो 7 कलर्स है ना, उनमें से 2 कलर क्लोरोफिल ए रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक ब्लू रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाकी 5 कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। उन 5 कलर्स में रेड भी है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब है रेड कलर जितना भी क्लोरोफिल ए के ऊपर पड़ेगा ना, वो सारा का सारा जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ब्लू कलर जितना पड़ेगा वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
एक तो लॉजिक यहीं पे समझ आ गई कि जितनी रेड लाइट क्लोरोफिल ए के ऊपर पड़ रही है ना, वो डायरेक्टली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो रेड पे ज्यादा है जब आप इक्वल इंटेंसिटी की रेड और ब्लू लाइट प्रोवाइड करते हैं। दूसरी आखिर क्या रीजन है, हम कहते हैं कि देखें ब्लू सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो गया। अब यहां पर आप देखें कि जब क्लोरोफिल बी के ऊपर लाइट पड़ी तो ब्लू इधर एब्जॉर्ब हुआ, क्लोरोफिल ए ने तो किया ही नहीं, सारा रिफ्लेक्ट कर दिया। क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ब्लू कलर एब्जॉर्ब होने के बाद क्लोरोफिल ए की तरफ आ रहा है। जब एनर्जी एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट की तरफ ट्रांसफर होती है तो यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट भी हो जाती है, उसका लॉस भी हो जाता है। इसका मतलब है कि क्लोरोफिल बी से ए की तरफ जब लाइट इन द फॉर्म ऑफ ब्लू लाइट ट्रांसफर हो रही है तो देयर इज द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, सारी की सारी फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि व्हेन द इक्वल इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट्स आर गिवन, वन इज द ब्लू लाइट एंड अदर वन इज द रेड लाइट, देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर इन द रेड लाइट एज कंपेयर टू द ब्लू लाइट। तो ये आपको इस बात से समझ आ गई होगी। हमने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ना वो दो तरह का है। एक हमने कहा फोटोसिंथेसिस आपको नजर आएगा डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक आपको नजर आएगा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर हम कहते हैं कि जो एटीपी होती है ये बनती है, साथ में हम कहते हैं कि NADPH बनता है। अब ये जो एटीपी है इसके अंदर मौजूद होती है एसिमिलेटिंग पावर, एसिमिलेशन हम कहते हैं इकट्ठा हुआ होना, एसिमिलेटिंग पावर जो इकट्ठी हो गई है। जो NADPH होता है इसके अंदर प्रेजेंट होती है रिड्यूसिंग पावर। जो ATP और NADPH है which are generated in the light reaction of photosynthesis provide the assimilating and the reducing power to the dark reaction of photosynthesis। इस वजह से हम कहते हैं कि डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को लाइट की जरूरत नहीं होती। इट कैन अकर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट वाया यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी which comes from the light reaction of photosynthesis and the reducing power which also comes from the light reaction of photosynthesis। तो आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरह के रिएक्शन नजर आएंगे, एक लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, एक डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर हम कहते हैं कि आपको फर्दर दो तरह के रिएक्शन नजर आएंगे। एक को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, या फिर नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक आपको नजर आएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। या फिर इसे हम कहते हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे बेटा बात समझ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं। फास्फोराइलेशन क्या होती है, तीन टर्म्स आप पढ़ेंगे यहां पर, उन तीनों को बता देता हूं। एक है कार्बोक्सिलेशन, एक है फास्फोराइलेशन, फोटोलाइसिस, ऑक्सीजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं
जो बार बार इस्तेमाल होंगी। बता देता हूं आपको ताकि फिर आपको आगे चीजें आसानी से समझ आ रही हैं। कार्बोक्सिलेशन होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड हो जाना कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। फास्फोराइलेशन एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ऐड हो जाना फास्फोराइलेशन कहलाता है। फोटोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, फोटो का मतलब है लाइट, तो हम कहते हैं फोटोलाइसिस एक्चुअली द टर्म यूज्ड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऑक्सीजनेशन एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। डीकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलेशन एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट की प्रेजेंस के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ऐड हो जाना। तो ये जो हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं ना, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कह रहे हैं, और फोटो हम कह रहे हैं लाइट की वजह से, और फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं क्योंकि एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होना है। ठीक है बेटा, और साथ में हमने कहा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। अब देखें इस लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए आपको जरूरत पड़ती है फोटोसिस्टम की। फोटोसिस्टम क्या होता है? फोटोसिस्टम दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरे को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड अदर accessory pigments। जो रिएक्शन सेंटर होता है उसके अंदर मैनी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड आल्सो एसोसिएटेड विद द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। ये ETC वो एटसेट्रा नहीं है बल्कि E से इलेक्ट्रॉन है, T से ट्रांसपोर्ट है, C से चेन है। यानी कि एक बात का तो अंदाजा हो गया हमें, एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर मेन पिगमेंट के साथ साथ एक्सेसरी पिगमेंट भी हैं। रिएक्शन सेंटर के अंदर सिर्फ मेन पिगमेंट है, and along with the main pigment is associated with the primary electron acceptor protein है basically, and the electron transport chain एक ऐसे molecules हैं which are involved in the transportation of electrons from one carrier to another carrier। इन दोनों का जो combination होता है ना एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर का, इसको हम नाम देते हैं कि ये फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम की दो तरह की टाइप्स आपको देखने को मिलेंगी। इन टाइप्स को आप किस बेस पे कैटेगराइज करवाते हो और कौन कौन से फोटो सिस्टम्स हैं? एक को हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम 1 का और एक को हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम 2 का। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में एक बात कॉमन है कि दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। फिर फर्क क्या है आखिर? दोनों के अंदर प्रेजेंट जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है ना, वो बेसिकली वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो फोटो सिस्टम 1 है उसके अंदर प्रेजेंट जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, इट एक्चुअली एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, while the chlorophyll A molecule present in the photosystem 2 absorb the light of 680 nanometer of wavelength। इस वजह से हम कहते हैं कि जो फोटोसिस्टम 1 है इट इज आल्सो नोन एज द P700 and the photosystem 2 is also known as the P680। इसका मतलब है दोनों में प्रेजेंट क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, but that particular chlorophyll A molecule absorb the light of various wavelength।
if that particular chlorophyll A molecule absorb the light of 700 nanometer of wavelength, then we can say it is the photosystem 1. If it absorbs the light of 680 nanometer of wavelength, then we can say that it is the photosystem 2, which is also known as the P680, and photosystem 1 is also known as the P700. तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है उसके अंदर कौन कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और प्रोसेस चल कैसे रहा होता है। देखिए नॉन साइक्लिक को पहले, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसको हम कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द जी स्कीम। क्या कहते हैं हम इसको? जी स्कीम का नाम देते हैं। तो हम कहते हैं कि बेसिकली ना हमारे पास एक फोटो सिस्टम 2 है जिसको हम P680 का नाम भी दे रहे हैं। अब देखिए लाइट जो है वो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की तरफ ना ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। देखें जो P680 है उसके अंदर प्रेजेंट जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखिए इसके ऊपर पड़ी लाइट, जब लाइट पड़ी ना तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जहां पर मौजूद है ना उससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हुए। अब यहां पे रूल याद रखिएगा, एक फोटोन सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। फॉर द एक्साइटेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 फोटोन की जरूरत पड़ती है। तो जब सनलाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली goes towards the primary electron acceptor molecule। किसकी तरफ गए? PEA की तरफ गए। हमने कहा कि कोई भी फोटो सिस्टम होगा ना उसके अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर एंड दैट पर्टिकुलर रिएक्शन सेंटर is associated with the primary electron acceptor। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एंड दैट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना वहां पे आप देखें क्या क्या प्रेजेंट है। PQ C कॉम्प्लेक्स और PC। ठीक है बेटा। अब देखिए जब फोटो सिस्टम 2 के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं, जब वहां पर 2 फोटोन ऑफ लाइट आया तो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के आउटर शेल में ऐसे 2 होल्स बन जाएंगे। इन 2 होल्स को फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? उसके लिए होगी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखिए लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता किधर है? इसकी लोकेशन याद रखिएगा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लेवल पर, क्योंकि इनकी लोकेशन का एमसीक्यू अक्सर आता है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लेवल पर जब वाटर की ब्रेक डाउन हुई ना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उससे बना क्या? 2 हाइड्रोजन आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन एटम। ठीक है बेटा, 2 हाइड्रोजन आइंस 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन एटम, मैंने हाफ O2 लिखा है। अब हुआ क्या? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, these 2 electrons actually fill the gap of these 2 holes which are present at the level of chlorophyll A molecule, जहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ गए थे। तो why the photolysis of water occur? Because it actually involves in the generation of 2 electrons and the 2 electrons actually fill the gap of
क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, उसका जो आउटर शेल है उसके अंदर प्रेजेंट जो दो गैप बने ना, उसको फिल करने के लिए यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई है। अब देखिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हाई एनर्जी स्टेट पर प्रेजेंट है, उस हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नीचे को आएंगे, यहां से देखें दो इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, दो इलेक्ट्रॉन्स इधर, दो इलेक्ट्रॉन्स इधर, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है ये एटीपी जनरेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन मुंह उठा के एटीपी यहीं पे नहीं बन जाएंगे, वो एक अलग प्रोसेस के थ्रू बनते हैं जिसको हम केमियोस्मोसिस का नाम देते हैं। हम देखेंगे कि वहां पे कैसे जो है वो एटीपी की जनरेशन हुई है। तो क्लोरोफिल ए जो फोटोसिस्टम 2 का हिस्सा है, वहां से दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए और वो इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ गए। From the primary electron acceptor which is present at the high energy state, electrons tend to move towards the low energy state. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स नीचे को आएंगे उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? इट इज इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ एटीपी। ये बात आपको केमियोस्मोसिस में समझ आएगी कि किस तरह से ये एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और इस एनर्जी को यूटिलाइज किस मकसद के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आए पी क्यू की तरफ, फिर आए सी कॉम्प्लेक्स और फिर आए पी सी की तरफ। क्या है पी क्यू? पी क्यू को हम कहते हैं प्लास्टो कोइनोन, जिसका दूसरा नाम भी याद रख लें, अक्सर पूछा जाता है यूबिक्विटिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, प्लास्टोसायनिन, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। ये है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये है प्लास्टोसायनिन, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। देखिए जो फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, उसके अंदर ये तीन मॉलिक्यूल है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटो सिस्टम 2। उसमें एक ऑप्शन फिर रिडॉक्सिन का भी दिया जाता है, FD इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द फोटो सिस्टम 2। प्लास्टोसायनिन से इलेक्ट्रॉन्स किधर को गए? ये आए फोटो सिस्टम 1 की तरफ। ये जो फोटो सिस्टम 1 है इसको आप P700 का नाम भी देते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, इस फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी लाइट पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड दैट पर्टिकुलर लाइट इज इन्वॉल्व इन द एक्साइटेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ फोटो सिस्टम 1। दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, नाउ there is no requirement of photolysis of water. Why? क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे को आ रहे हैं ना, यही दो इलेक्ट्रॉन्स इस गैप को फिल कर देते हैं। For the filling of gap of electrons in the photosystem 2, there is the requirement of photolysis of water. For the filling of gap of the photosystem 1, there is no requirement of photolysis of water. ठीक है, क्योंकि वही ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके इधर को आए हैं ना, यही गैप जो है वो फिल कर देंगे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 से एक्साइट हुए, ये किधर को जाएंगे? ये जाएंगे बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रेजेंट है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन इज आल्सो द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। फेरिडॉक्सिन से किधर जाएंगे? फेरिडॉक्सिन से बेटा जाएंगे ये NADP पॉजिटिव की तरफ। NADP पॉजिटिव की तरफ चले गए। ये दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो गए तो साथ में ये जो दो हाइड्रोजन आयंस फ्री पड़े थे, वाटर की ब्रेकडाउन से हुए थे, ये दो हाइड्रोजन आयंस भी इधर आ जाएंगे। ये दो हाइड्रोजन आयंस जब इधर आए
तो यही जो NADP पॉजिटिव है ना, ये कन्वर्ट हो गया, इधर लिख देता हूं, NADP पॉजिटिव आफ्टर रिसीविंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स पर 2 हाइड्रोजन आयंस, it will convert it into the NADPH+H+ में, इसमें इसने कन्वर्ट करवा दिया, ये इधर बन जाएगा NADPH। ठीक है बेटा। अब आप देखें कि आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रोडक्ट्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं। देखो बेटा, एक तो बन गया, हाईलाइट कर देता हूं, एक बन गया NADPH, एक बन गया ATP थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस, एक यहां पर रह गया ऑक्सीजन। The products of non-cyclic photophosphorylation, which is also known as the Z scheme, is actually the NADPH, ATP and oxygen। ये हैं इसके प्रोडक्ट्स। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे बना है। यही जो NADPH है ना, ये वो NADPH है जो बनता तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में है, लेकिन जाके रिड्यूसिंग पावर किसको देता है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ये जो ATP है, ये बना तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में है, लेकिन जाके एसिमिलेटिंग पावर किसको प्रोवाइड करेगा, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ठीक है बेटा। एक बात और, हमने कहा नॉन साइक्लिक के साथ साथ ना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन याद रखिएगा, इट इज द कंडीशनल प्रोसेस। कब होता है ये, व्हेन सेल इज रन ऑफ द ATP, जब सेल के अंदर ना ATP की कमी हो जाए। सेल को ATP चाहिए, ATP नहीं बन रहा, तो क्या होगा, उस वक्त सेल के अंदर ATP की कमी हो गई ना, जितना ATP बन रहा था लेट्स सपोज यूटिलाइज हो गया। अब जब सेल के अंदर ATP की कमी हो जाएगी ना, तो ATP की कमी को पूरा करने के लिए नॉन साइक्लिक प्रोसेस रुक जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा। इसका मतलब है आमतौर पे कौन सा प्रोसेस होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक कब होगा, जब सेल के अंदर ATP की कमी हो जाएगी, तो तब कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा, साइक्लिक हो रहा है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ना सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होता है, फोटोसिस्टम 1। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर एक ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है, फोटोसिस्टम 1। साइक्लिक के अंदर देयर इज नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं हुई। साइक्लिक का प्रोडक्ट भी एक ही होगा और वो होगा ATP। ठीक है, साइक्लिक कैसे हो रहा है देखिए, ये हमारे पास है फोटोसिस्टम 2, सिंपल करके बनाता हूं इसको। फोटोसिस्टम 2 है, यहां पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये है इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसायनिन है। इससे आगे जो है वो फोटोसिस्टम 1 है, और इस पर भी लाइट पड़ रही है, इस पर भी लाइट पड़ रही है। यहां पर जो है वो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जहां ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहां पर फिरिडोक्सिन। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, वो इतना है। हुआ तो यूं था कि फोटोसिस्टम 1 से जब जिस पे लाइट पड़ी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, एक्साइट होने के बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ गए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने फिरिडोक्सिन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भेजा और फिरिडोक्सिन ने NADP पॉजिटिव की तरफ भेजा।
लेकिन साइक्लिक के अंदर NADP पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, बल्कि क्या होगा, यहीं पर इसको फेरिडॉक्सिन को इस तरफ बना देता हूं, ये फेरिडॉक्सिन है। होता क्या है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर फोटो सिस्टम 1 पर लाइट पड़ती है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए तो किधर गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन की तरफ आ गए। फेरिडॉक्सिन से NADP पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने NADPH नहीं बनाना, सेल के अंदर ऑलरेडी NADPH ज्यादा है, हमने बनाना क्या है, ATP बनाना है। तो फिर क्या होगा, फेरिडॉक्सिन से शिफ्टिंग हो जाएगी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन की, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आए तो यहां पर जो है वो जनरेशन ऑफ ATP हुई, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से यही इलेक्ट्रॉन्स गए किधर, प्लास्टोसायनिन की तरफ, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने आके इस गैप को फिल कर दिया। यानी कि क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो फोटो सिस्टम 1 का हिस्सा है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाते हैं। फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दीज इलेक्ट्रॉन्स गो टुवर्ड्स द फेरिडॉक्सिन व्हिच इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। उसके बाद फेरिडॉक्सिन से बजाय NADP पॉजिटिव की तरफ जाने के कंडीशनल शिफ्टिंग होती है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले जाते हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ गए तो वहां पर जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहे, एनर्जी यूटिलाइज हुई, ATP की जनरेशन हुई थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से यही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर गए, प्लास्टोसायनिन की तरफ, और प्लास्टोसायनिन से इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने आके क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल के गैप को फिल कर दिया, फिर लाइट पड़ी, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सेल की ATP की डिमांड पूरी नहीं होती। तो हमने कहा ये कंडीशनल प्रोसेस है, तब तक होता है जब सेल के अंदर ATP की कमी हो जाती है। इस तरीके से ATP की कमी जो सेल में होती है वो पूरी हो जाएगी। तो आप देखें कि जो फोटो सिस्टम जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसका प्रोडक्ट क्या है, ATP है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हुई थी, इस वजह से ऑक्सीजन नहीं बनेगा। NADP पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं गए, हाइड्रोजन आयंस नहीं गए, तो वहां पे NADPH भी नहीं बनेगा। साइक्लिक का प्रोडक्ट एक ही है, नॉन साइक्लिक का प्रोडक्ट जो है वो 3 मैंने आपको बताए थे। साइक्लिक कंडीशनल प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक नेचुरली चल रहा होता है। नॉन साइक्लिक जो है उसे हम जी स्कीम भी कहते हैं। साइक्लिक के अंदर साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन साइक्लिक के अंदर नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। साइक्लिक के अंदर एक फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, नॉन साइक्लिक के अंदर 2 फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बातें थी, हमने देखा कि किस तरह से जनरेशन ऑफ ATP हुई है। तो यहाँ पर हमने काफी सारी बातें स्टडी की, जिसके अंदर हमने बायोएनर्जेटिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं उनको हमने स्टडी किया, और साथ में हमने लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में केमियोस्मोसिस रह गया, उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।